अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पीसीबी ने 3 मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर T20 टीम के दरवाजे नहीं खुल सके। एशिया कप से पहले शारजा में अफगानिस्तान से सख्त मुकाबला भी मुतवक्के है और इसके साथ साथ अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के 2 साबिक कप्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की ए कैटेगरी में अपनी जगह बरकरार रख सकेंगे। इत्तलात के मुताबिक कल एशिया कप के लिए इंडियन स्क्वाड का भी ऐलान मुतवक्के है और इसके साथ साथ एक अहम मीटिंग भी हुई है। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट ने मोहसिन नकवी से ये मुलाकात की है और इस मौके पर चेयरमैन पीसीबी ने हॉकी के खिलाड़ियों के आंसू पोंछने की कोशिश की है। हॉकी की एशिया कप भारत में शेड्यूल है और अब पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश ने हिस्सा लेने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तानी टीम प्रो लीग में शिरकत पर उनके जो छाए बादल थे वो छट गए हैं या नहीं। इन मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। स्क्वाड हमारे सामने है, आपको क्या लगता है कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है? 15 खिलाड़ी तो वही हैं जो हमने अभी रिसेंट सीरीज़ में भी देखे, लेकिन 2 जो खिलाड़ी ऐड किए गए हैं, सलमान मिर्ज़ा और वसीम जूनियर, क्या आपको क्या लगता है क्यों इतनी मेहरबानी हुई उन पर? देखिए, जैसा आपने खुद कहा कि 15 खिलाड़ी तो वही हैं जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने जो है लॉर्डर हिल में मौजूद थे। उनमें सिर्फ एक प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला, जो कि तलत मौजूद थे टीम में। और इससे पहले वो बांग्लादेश की टीम में भी थे। जब बांग्लादेश टीम गई वहाँ भी उनको कोई मैच नहीं मिला, यहाँ भी उनको कोई मैच नहीं मिला। वनडे सीरीज़ अलबत्ता उन्होंने खेली और आपको याद होगा हसन नवाज़ के साथ एक मैच में उन्होंने फतह कर इनिंग्स भी खेली थी और उनको चांस पहले कहीं नहीं मिला था। और 15 खिलाड़ी तो यही हैं, लेकिन 2 नए शामिल हुए हैं। सलमान मिर्ज़ा के बारे में बहुत पहले पता था, हर एक को अंदाज़ा था कि सलमान मिर्ज़ा को इस टीम में शामिल किया जाएगा एशिया कप के लिए और 3 अफ्रीकी सीरीज़ के लिए। और वसीम जूनियर क्योंकि शाहीन्स के साथ इन दिनों डारवन में थे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे और उनको शामिल किया गया। मेरा ख्याल है अब्बास अफरीदी के साथ थोड़ी ज़्यादती हो गई है क्योंकि अब्बास अफरीदी पहली सीरीज़ में साथ थे, इस वक्त उनको वेस्ट इंडीज़ साथ नहीं लेकर गए थे। और क्योंकि अब्बास अफरीदी का भी काफ़ी तजर्बा है और अच्छे बैटिंग और बॉलिंग दोनों साइड में कर लेते हैं। मेरा ख्याल है शायद सिलेक्टर के ज़हन में ये होगा कि शारजा या दुबई की जो कंडीशंस हैं वो शायद वसीम जूनियर को उनके नुक्ता नज़र से सूट करती हैं। रिवर्स स्विंग भी वो कर लेते हैं और जबकि स्लो बॉल अच्छा करते हैं अब्बास अफरीदी, तो सिलेक्टर्स ने इनको प्रेफर किया। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन का तल्लुक है तो बाबर आजम का, जैसे बाबर आजम को टीम में लेना था या नहीं लेना था, यही सवाल सबसे अहम था जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हर कोई ये जानना चाहता था कि बाबर और रिजवान पे दरवाजे बंद हो गए हैं या कंडीशंस को देखते हुए या दुबई और शारजा में उनकी माजी की परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्योंकि यही वो ग्राउंड्स हैं यूएई के जहाँ पे दोनों ने बगैर 10 विकेटों पे इंडिया को हराया था। इंडिया के खिलाफ फतह गर इनिंग्स खेली थी दोनों प्लेयर्स ने। नो डाउट इन दिनों बाबर फॉर्म में नहीं थे, रिजवान बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं थे और उन्होंने लिया नहीं है। मेरी ज़ाती राय पूछें तो बाबर को ले लेना चाहिए था, वहाँ की कंडीशन से फ़ायदा उठाते हैं। क्राउड पुलर भी है नो डाउट, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है और मैं समझता हूँ कि ऐसा बड़ा प्लेयर जो है किसी वक्त भी टीम के लिए काम कारआमद हो सकता है, वापस आ सकता है। लेकिन सेलेक्टर्स और फिर कप्तान, जैसा कि हम पहले भी बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि अब पावर्स जो हैं वो माइक हैसन के पास हैं और मेरे सोर्सेज तो यही बताते हैं कि सेलेक्टर्स ने मुंतखब किया था बाबर को, उन्होंने राय फाइनल के लिए माइक हैसन को दी थी। माइक हैसन इस हक़ में नहीं थे और कप्तान सलमान आगा जो है वो सुना है कि खामोश रहे जब उनको टीम के नाम दिए गए हैं। तो इस तरह से बाबर और रिजवान क्योंकि बहुत अरसा पहले से भी नहीं खेल रहे, आखिरी सीरीज़ उन्होंने खेली थी, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद वो टीम में शामिल दोनों नहीं किए गए। तो ओवरऑल देखा जाए स्क्वाड बेहतर है और इसमें कोई बड़ी चेंज दिखाई देती नहीं क्योंकि यही बैट्समैन है हमारे पास, बॉलर्स भी ये हैं। थोड़ा सा हमें अपना देखना पड़ता है बैक बेंचेस पे कितने से लोग हैं, इनको सामने अगर रखते हुए देखा जाए तो फिर मुनासिब स्क्वाड है क्योंकि इससे पहले टेस्ट भी हो जाएंगे हमारे प्लेयर। जो शारजा उनका गढ़ है अफगानिस्तान का, वहाँ पे मैचेस होंगे और फिर एशिया कप जो है वो जिस पे सबकी नज़रें हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे, वो भी सामने आ जाएगा। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? 5 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 स्पिनर्स हैं। बॉलिंग के लिहाज से जो स्क्वाड मुंतखब किया गया और उसके अलावा आपको लगता है कि यही चीज़ें, यही डेप्थ बैटिंग में भी देखी गई हैं? ऐसे बैटर्स हैं जो कि एक अगर बड़ा टारगेट भी होता है तो उसको चेस कर सकते हैं? देखिए, पहले बाबर भाई बात कर लें कि जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है, आपको याद होगा हमने स्टोरी भी की थी और फिर डिस्कशन भी किया था कि अगर फखर जमान नहीं होते तो बाबर आजम 99% स्क्वाड कैप्टन थे
लेकिन अब फखर स्क्वाड में आ गए हैं तो बड़ी मुश्किल हो रही होगी। हालांकि मैं खुद ये समझता हूँ कि खासतौर पे जो इंडिया के खिलाफ मैच होगा उसमें हमें बाबर जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत होगी, लेकिन किसकी जगह हम उनको खिलाएं। साहबजादा फरहान अच्छा खेल रहे हैं, साइम अच्छा खेल रहे हैं, फखर अच्छा खेल रहे हैं, उससे नीचे अगर हम बाबर को लेकर जाएंगे तो फिर वो जाहिर है कि अक्सर ऐसा होता है स्लॉग ओवर एंड के ओवर जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं तो वो उस तरह से हिटिंग कर नहीं सकते, वो अपनी इनिंग बना के खेलते हैं, तो मसला होगा। गालिबन यही सोचा टीम सलीम साहब, साथ साथ साइम के हवाले से भी ऐड कीजिएगा कि साइम अयूब को आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने कभी किसी बड़े मैच में आपको लगता है कि कोई बड़ी इनिंग्स खेली हो? देखिए साइम अयूब का मसला ये है कि चल गए तो बस वो जितवा भी सकते हैं मैच, लेकिन काफी मैचों में वो फिर फ्लॉप भी रहते हैं। कंसिस्टेंसी उनमें नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, और ये बड़ा स्टेज है, बड़ा मरला है, मुझे बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। टॉप ऑर्डर में यही आपको बता रहा था कि हमारी बैटिंग एक स्ट्रॉन्ग है, जदीद जो क्रिकेट की हम बात करते हैं उस तरह के प्लेयर हमारे पास है। कंसिस्टेंट तो फखर भी नहीं है, कंसिस्टेंट तो हमारी टीम भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो प्लेयर हैं ये मैच विनर्स हैं, ये आपको जितवा सकते हैं। तो यहाँ पर शायद इसीलिए कि बाबर जैसे प्लेयर को अगर आप सेलेक्ट करते और बाबर को फिर खिलाते नहीं तो वो एक अजीब सी चीज होती है कि बाबर डगआउट में बैठा हुआ है और बाकी लोग खेल रहे हैं शायद। और इससे फिर सलमान अली आगा पे भी एडेड एक प्रेशर आता है कि यार ये कैप्टन के इसके ऊपर के भाई इसने बाबर को नहीं खिलाया, वो बैठा हुआ डगआउट में, खुदा ना खास्ता रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो ये बात और बढ़ जाती। शायद यही इन सब के चीजों को ध्यान में रखी उन्होंने इनको सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन स्क्वाड मुतवाजन है। बॉलिंग की आपने बात की, बॉलिंग भी अच्छी है, और वसीम जूनियर जायरन को पहले फिटनेस पर साइल भी रहते और जो भी था, अगर हम देखें ओवरऑल एक मुतवाजन स्क्वाड है। लेकिन अब देखें होता यही मैच होंगे दुबई में और इससे पहले शारजा में हमको खेलना है ये ट्राई नेशन। इन कंडीशन के हमारे प्लेयर्स आदी हैं, उनको पता है इन पिचेस का, यहाँ पर कोई ऐसी गेम ऊपर भी नहीं आएगी, बहुत ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत खतरनाक पिचेस हैं, सब पता है इनको। अगर एक चीज का मुझे डर है कि मेंटल इनके ऊपर प्रेशर ना आ जाए कि यार इंडिया के खिलाफ खेलना है, इतना बड़ा इवेंट है, अगर इन्होंने जहन पर ये दबाव नहीं रखा और अपने टैलेंट के मुताबिक खेले तो ये हरा सकते हैं किसी को भी, आप माने मेरी बात। तो मुझे इस टीम से बिल्कुल उम्मीदें हैं। हालांकि कल से सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ है, बाबर के जानिसार बेशुमार जो है वो आए हुए हैं, बड़ा वो उड़ा रहे हैं, लेकिन अगर कोई ये गारंटी देता कि यार ये बाबर टीम में आ रहा है, इसको ओपनिंग कराओ और हम इंडिया को भी हरा देंगे, हम सब कर देंगे, तो बिल्कुल फिर तो हो जाता। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो जो हमारा टॉप ऑर्डर बैटिंग है उसमें थोड़ा सा इस तरह के प्लेयर हैं मौजूद जदीद क्रिकेट खेलने वाले, जिसकी वजह से शायद उन्होंने बाबर को कहा हो कि इस वक्त इनको नहीं लेना चाहिए। सही। यूसुफ, आप सबसे पहले तो स्क्वाड के हवाले से आपको क्या लगता है कितना मुतवाज़न है, और फिर वही बाबर को अगर ऐड नहीं किया, आपको लगता है कि मुकम्मल यंग टैलेंट पर इन्हिसार करना कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए इफ्जा, हफ्ते को टेक्स्ट में ऐसे मसूल हुआ पीसीबी की जानिब से कि इतवार की सुबह माइक हैसन और आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, तो हमने छानबीन की कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत क्यों है। यकीनी तौर पर टीम के अनाउंसमेंट के हवाले से भी थी, और इसकी जो हमें कन्फर्मेशन की थी वो पीसीबी के काला ऑफिशियल ने की थी, और साथ उन्होंने अपनी तरफ से ये भी ऐड किया था कि हम सीनियर खिलाड़ियों को भी कंसिडर किए जाने का खासा इम्कान है, जिसमें बाबर आजम और रिजवान की ये शमूलियत के बारे में इतला थी कि उनको शामिल किया जा रहा है। लेकिन बाद में रातों रात अचानक क्या हुआ कि सुबह जब टीम का ऐलान हुआ तो दोनों का नाम नहीं था। सिलेक्शन कमेटी ने माजी में भी गलतियां की हैं, जब ये सिर्फ ये तासर दिया गया कि यंगस्टर खिलाड़ी हमारे अपनी इस नैया को पार लगा सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में भी हमारे यंगस्टर वो तवक्कुआत के मुताबिक पूरा नहीं उतर सके जो उनसे तवक्कुआत की जा रही थी। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में हमने सीरीज यकीनी तौर पर हासिल की, लेकिन मजमूई तौर पर जो परफॉर्मेंस का म्यार था वो नहीं था जो होना चाहिए था। अब वनडे सीरीज़ भी हारने के बाद एक चांस था कि बाबर आजम के साथ T20 में जाया जाए, क्योंकि तीन मुल्क की टूर्नामेंट उससे पहले सीरीज़ है जिसमें अफ़गानिस्तान की टीम को हम हल्का कभी नहीं ले सकते। अफ़गानिस्तान की टीम ने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छे मार्जिन से कामयाबी हासिल की है, पाकिस्तान को अच्छा टफ़ टाइम दिया, क्योंकि वहाँ की जो पिचेज़ हैं वो स्पिनर्स के लिए यादगार साजगार ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर जो इनके अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स वो खासा किरदार अदा कर सकते हैं खुसूसन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में। और फिर चूँकि एशिया कप के हवाले से ये स्क्वाड था, पहले ये बताया गया था कि 18 खिलाड़ी इसमें होंगे, जिसमें अहमद दानियाल भी स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन क्योंकि वो अनफिट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया।
अब सवालात यकीनी तौर पर बाबर आजम रिजवान के हवाले से ही हो रहे, बाकी खिलाड़ी तो वही हैं जो पहले खेल चुके हैं और उनसे जो तवक्कुआत थी वो अभी तक वो पूरी नहीं कर पाए सिवाय एक दो खिलाड़ियों के। यकीनी तौर पर बाबर आजम की मैं इस बात से अपना सलीम खालिद साहब और जाहिद साहब की बात से इत्फाक करता हूँ कि बाबर आजम को ख़ास तौर पर एशिया कप के लिए स्क्वाड का ज़रूर हिस्सा होना चाहिए था। अगर बाबर आजम को हम एतमाद नहीं देंगे तो यकीनी तौर पर सिलेक्टर को फिर उनके साथ मिलकर बैठ कर बात करनी चाहिए कि आखिर क्या वो वजूहत हैं जिनकी बिना पर आपको कंसीडर नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में अगर हो सकता है कि आकिब जावेद या दूसरे सेलेक्टर कोई अगर ज़िद है तो उसको एक खातिर साइड पे रखना चाहिए। ये पाकिस्तान की टीम का सवाल है, ये आकिब जावेद की अकेले की टीम नहीं है, माइक हैसन की अकेले की टीम नहीं है। सलमान आगा को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए क्योंकि जब आप सीनियर खिलाड़ियों के साथ बड़े मुकाबलों में जाते हैं तो उसमें आपकी कामयाबी के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। अगर बाबर आजम को शामिल किया जाता 3 मुल्क की सीरीज़ में उनको खेलने का मौका मिलता तो उससे एक इनिंग्स उनको चाहिए बड़ी अच्छी जिसकी ज़रूरत है, और क्योंकि वो बड़ा नाम है, बड़े प्लेयर हैं, माजी में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम के साथ ख़ास तौर पर ज़्यादती की गई, उनको स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए था। बाकी साइम अयूब की भी आपने परफॉर्मेंस देखी है, वो एक आध मैच में परफॉर्म करते उसके बाद उनका वो बैट जो रज करना भूल जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर बाबर आजम की जगह आजमाया जाए, उनको सारी टीम में रखा जाए तो उससे जो कम्बिनेशन था वो बेहतर हो सकता था। सही। जाहिद साहब, इसके साथ साथ अगर सलमान अली आगा को कैप्टन बरकरार रखा गया है, उनकी क़यादत में टीम को कैसा परफॉर्म करते देखते हैं, कितनी उम्मीदें हैं हमें? देखें, वो तो तवक्को थी सलमान ही करेंगे क्योंकि अब जब से उनको कैप्टन बनाया जाहिर है बोर्ड उन पर एतमाद भी कर रहा है और अच्छे ऑलराउंडर हैं। अपनी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हमने देखा जो मैच पाकिस्तान सीरीज़ जीता है 2-1 से, तीनों मैच बहुत क्लोज हुए थे, यानी बड़ी मुश्किल से कहना चाहिए पाकिस्तान जीत होती है। जीता, अपना बैटिंग आर्डर भी चेंज किया, वहाँ पर उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की, लेकिन अच्छे ऑलराउंडर हैं। मेरा ख्याल है इस मौके पे तो कप्तानी का कोई सवाल नहीं था कि चेंज करके किसको बनाया जाए तो फिर किसको बनाया जाता। और जहाँ तक 1-2 चीज़ें मैं वैसे आपको बता दूँ इसी से मुंतलक, एक तो आकिब जावेद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये कहा कि पाकिस्तान की ये जो टीम मुंतखब की है ये भारत को भी हरा सकती है, तो ये इंडियन मीडिया पे बहुत जो है फ्लैश हो रही है कि आकिब ने ये कह दिया, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है अब उस चीज़ से शायद बाहर निकल आया कि एशिया कप का बाइकाट कर देना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। और नंबर 2, जहाँ तक आपने जिक्र किया है सलमान आगा का, तो सलमान आगा के अलावा कोई ऐसा था नहीं। माइक हैसन के बारे में सलमान बट जो साबिक कप्तान है उनसे इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन उनकी एक बात कोड करना चाहूँगा। उनका ये कहना था, क्योंकि बोलते बहुत अच्छे हैं, क्रिकेट पे उनका इनहाव भी बहुत ज़्यादा है, तो उनका कहना था कि जी माइक हैसन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हम तकनीक बेहतर करेंगे बाबर आजम की, तो कौन बेहतर करेगा बाबर आजम की तकनीक? बाबर आजम को इस वक्त एक जो है ना ज़हनी पुख्तगी की ज़रूरत है, माहिर नफ्सियात को लगाएं उनके साथ। बाकी बाबर आजम की तकनीक बेहतर करनी या नहीं करनी वो शायद ना माइक हैसन बेहतर कर सकते हैं, ना बॉलिंग कोच आकिब जावेद वो बेहतर कर सकते हैं। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें तो कल माइक हैसन की जानिब से कहा गया कि हम बुनियादी हदफ जीतना चाहते हैं, जीतने के तसलसल को बरकरार रखना चाहते हैं। इसके अलावा टीम की जो हालिया कारकर्दगी रही और जिस तरह से टीम चल रही है उससे हम मुतमईन दिखाई देते हैं। क्या लगता है वो क्या अहदाफ उन्होंने सेट किए हुए हैं जो उनको लग रहा है कि हम इन अहदाफ को हासिल करना चाहते हैं? देखिए, अभी वहरे एशिया कप जीतने की बात करेंगे, जो भी खेल रहा है, प्लेयर हो, कैप्टन हो, कोच हो, बोर्ड है, सबकी यही ख्वाहिश है कि एशिया कप जीतना। तो ये थोड़ी बोलेगा कि हम जाके हारेंगे वहां पे, तो यही इसी तरह के ख्यालात का इजहार करे और अच्छी बात है। और इंडिया के हवाले से मैं इतना बता दूं, एक प्लेयर है केदार जादव इंडिया के, शायद नाम में गलत ले रहा हूँ लेकिन इसी तरह का नाम है केदार जादव उनका, तो वो जो है पॉलिटिशियन बन गए हैं। कल ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बोला है कि इंडियन क्रिकेट टीम एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर देगी। यानी अभी एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड की कल हो रही है मीटिंग जिसमें स्क्वाड का ऐलान किया जा रहा है, जो कह रहे हैं जो टेस्ट कैप्टन है शुभमन गिल उनको नहीं लिया जाएगा। तो एक तरफ बात हो रही है टीम के ऐलान की, एक तरफ बात हो रही है मैच के बॉयकॉट की, तो ये दोनों तरफ खेल रहे हैं इंडियन। तो इन पे बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं करना चाहिए कि जी अभी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये वो जो कहते हैं ना पंजाबी में कि सज्जी दिखा के खब्बी, कभी कभी वो इस तरह की भी चीज कर जाते हैं, तो हमें थोड़ा मुहतात रहना चाहिए। और अब क्योंकि ये इतना बड़ा इवेंट है एशिया कप और इंडिया के खिलाफ मैच होगा ऐसे वक्त में जब हमने जंग में इंडिया को बुरी तरह हराया है, तो बिल्कुल अलग चीजें हैं दोनों, एक स्पोर्ट्स है लेकिन एक आम जो इंसान है, एक आम शाइक है, उसके सारे जज्बात इस मैच के साथ जुड़े होंगे। तो हमारी क्रिकेट टीम के ऊपर भी इस चीज का प्रेशर होगा, इंडिया के ऊपर ज्यादा होगा क्योंकि वो उधर भी आ रहे हैं इधर भी आ रहे हैं, तो और होगा। हालांकि मैं तो समझता हूँ कि वो वाली जंग जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्रिकेट तो चलती रहती है साथ में, लेकिन
इस दोनों चीजों का बहुत ज्यादा प्लेयर पे प्रेशर होगा। जो अब खेल गया, जिसने अपने सर पर प्रेशर नहीं लिया कि यार ये ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, वो टीम जीतेगी। और मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूँ कि हम पूरा इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि हमारी टीम, क्योंकि अभी रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो इंडिया से हार जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ यही प्लेयर जो खेल रहे हैं, आपको कोई पता नहीं कि फखर जमान 100 कर दे किसी मैच में, किसी में ये साहबजादा कर दे स्कोर, किसी में आपका साइम कर दे। ये ऑन पेपर टीम अच्छी है, ग्राउंड भी इतना मुश्किल नहीं है। उन जगहों पे बचपन से खेलते चले आ रहे हैं हमारे प्लेयर। खतरा है दिमाग में अगर कुछ चढ़ा लिया कि यार ये इंडिया से मैच हो रहा है, ये ना हो जाए वो ना जाए, फिर मसला होगा। आई होप इस हवाले से पीसीबी कोई ना कोई काम करेगा। हाइप तो बन रही है, एक मिनट के ऐड पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए के बिक रहे हैं, वो ये खबरें चलना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन डबल गेम इंडियंस खेलते हैं, तो इनसे मैं तो हमेशा यही बात कहता हूँ कि बात का भरोसा नहीं करना चाहिए और थोड़ा मोहतात भी रहना चाहिए। सही। यूसुफ, इसके साथ साथ एशिया कप से भी पहले जो पाकिस्तान के लिए इम्तिहान है, वो जो ट्राई सीरीज़ होने जा रही है, आपको क्या लगता है इसमें जो सबसे मुश्किल टफ टाइम आपको दे सकती है वो अफगानिस्तान की टीम है? अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखा जाए तो पाकिस्तान पिछले सालों से जो है अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे रहा है। फिर उसके साथ साथ उनकी टीम में भी कुछ नए खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका एक ज़रा मिक्स मैच चलता हुआ आ रहा है। आपको क्या लगता है कितना मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान? देखिए, इंडिया पाकिस्तान के साथ जिस तरह मैचेस होते हैं, बिल्कुल उसी टोन पे जो है अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान के साथ खेलती है। माजी में जितने भी मैचेस हुए ख़ुसूसन शारजा में, तो उनका जो क्राउड है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ चैटिंग भी कर रहा होता है और उसके साथ साथ लड़ाई के भी उनका मूड बना होता है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान खिलाड़ियों के लिए यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर होगा। और ये इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ होगी कि इंडिया के साथ मैच से पहले इस बात का अफगानिस्तान के खेलने का प्रेशर, इससे थोड़ा सा पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब तक आप जीतेंगे नहीं, जब तक मैदान में परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आप पर जो प्रेशर वो कम बिल्कुल नहीं होने वाला। और चूँकि ये यंगस्टर टीम, इसमें ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ खेलेंगे। हसन नवाज़ यकीनी तौर पर हमारा बहुत बड़ा एक आने वाले दिनों में अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। वो अभी तक किसी ऐसी टीम के खिलाफ नहीं खेले जिसमें प्रेशर ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो ये भी उनके लिए इम्तिहान होगा। इस तरह दूसरे जो खिलाड़ी हैं जिनको मौका दिया गया, जिन पर इंसार किया गया, ख़ासतौर पर साहबजादा फरहान हो गए, साइम अयूब इससे पहले भी अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ खेल चुके हैं। लेकिन एक नई सूरत हाल होती है ख़ुसूसन दुबई की कंडीशन में। दुबई में हमारा रिकॉर्ड चूँकि थोड़ा बेहतर है, लेकिन जो हर मैच एक नया मैच होता है उसका अलग से प्रेशर होता है। अब चूँकि हमने ज़्यादातर अपनी सीरीज़ हार चुके हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और ऊपर से चूँकि तनकीद भी हो रही है यंगस्टर पर कि खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ियों को क्यों शामिल नहीं किएगा टीम में, तो मेरे ख्याल में एक इम्तिहान होगा पूरी पाकिस्तानी टीम का। और अगर यूएई की टीम को भी आप आसान नहीं ले सकते, यूएई की टीम ने भी इस कंडीशन में अपनी जो उससे ज़्यादा तजर्बा का टीमों को यहाँ पर हराया है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक अच्छे कम्बिनेशन के साथ, ख़ासतौर पर जो प्लेइंग 11 होगी, इनमें साहबजादा फरहान की शमूलियत यकीनी होनी चाहिए। उसके साथ साथ क्योंकि वहाँ पर स्पिन ट्रैक ज़्यादा होते हैं, इब्रार और सुफियान मुकीम दोनों को अगर मौका दें तो फिर अफगानिस्तान की टीम को पकड़ा जा सकता है। सही। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है यूएई की पिचेस को देखते हुए स्पिनर्स का किरदार वहाँ पर बड़ा अहम रहा है, और अफगानिस्तान की अगर टीम की बात की जाए तो उनके पास जैसे स्पिनर्स हैं, अगर उनकी बात राशिद खान, मोहम्मद नबी की बात की जाए तो उनके होते हुए, और पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, अगर हम अपने बॉलर्स को उनके साथ देखना चाहें उस पिच पर, तो आपको क्या लगता है अफगानिस्तान की बॉलिंग कितनी मुश्किल होगी? हिफ्ज़ा देखें, क्योंकि ये अब सब जानते हैं कि भारत के बाद जो है क्रिकेट के मैदान में एक बड़ा हरीफ पाकिस्तान का पैदा हो गया। अफगानिस्तान मरने मारने पर तुल जाते हैं, अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हैं। और आपको पिछले मैचेस याद ही होंगे जब नसीम शाह ने छक्का लगाया था, पाकिस्तान जीता था, और पूरे यूएई में वो जलसे जुलूस और लड़ाई जिसकी वजह से वो पवेलियन में वहाँ बैठने की तमाशाइयों के लिए खुसूसी इंतजाम भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के वहाँ जाने से पहले अब एक चीज़ है जो ज़्यादा डिस्कस नहीं हुई, इवन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ज़्यादा सवालत भी इस मौजू पर नहीं है, वो था फ़खर जमां की फ़िटनेस। फ़खर जमां जो है, जितने बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने माजी में, अगर माजी करीब में देखा जाए, कोई ऐसी सीरीज़ नहीं है जो फ़खर जमां ने पूरी खेली हो। क्योंकि एक तरफ हम ज़ाहिर है बार बार कहते हैं कि हमें वो प्लेयर चाहिए टीम में जो 100% फिट हो, और किस हद तक फिट हैं, किस मैचेस में उनको यूज़ किया जाएगा। यकीनी तौर पर वो अगर खेलते हैं टीम में और वन डाउन की पोजीशन पे अब तो वो आते हैं, क्योंकि साइम और
साहबजादा को ओपनिंग पे भेजा जाता है। और फिर जो एक मैं समझता हूँ कि वीक कड़ी है थोड़ी सी, तो वो ज़रूर है क्योंकि उन्होंने वो सिर्फ एक सीरीज़ बहुत अच्छा खेले थे मोहम्मद हारिस, जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई हुई थी, जिसमें गालिबन वो मैन ऑफ द सीरीज़ थे। वेस्ट इंडीज़ में देखें तो कहीं भी बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए। अगर सिर्फ स्ट्राइक रेट को उठाकर बात करें, क्योंकि लास्ट एक बॉल मिली थी जिस पर उन्होंने छक्का मारा, तो स्ट्राइक रेट तो उनका बहुत बढ़ गया था। तो थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा पाकिस्तान को, जैसा यूसुफ साहब ने जिक्र किया, तो हसन नवाज पे ख़ास नज़रें होगी। फिर देखना होगा सलमान आगा वहाँ बॉलिंग करते हैं नहीं करते। जहाँ तक स्पिनर्स का तलक है तो उनकी स्पिनिंग जो है पूरी दुनिया में उनके जो स्पिनर हैं वो मशहूर हैं। आपको पता है राशिद खान बहुत अच्छे स्पिनर हैं, जो कैप्टन भी हैं, नूर अहमद हैं, फिर अल्लाह गजनफर हैं, मोहम्मद नबी हैं, बेहतरीन उनके पास स्पिनर हैं, गुलबुद्दीन और अजमतुल्लाह उमरजई और फारूकी उनके पास फास्ट बॉलर्स भी हैं, बैटिंग लाइन भी बहुत अच्छी है। एक टफ टाइम देगा होगा ये मैच जो शारजे वाला है, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, यहाँ पे उनका कैंप लगा हुआ है। बड़े अरसे से अफगानिस्तान की टीम वहाँ प्रैक्टिस कर रही है और पाकिस्तानी प्लेयर से ज़्यादा वो खेल चुके हैं शारजा में। तो ये मैच मैं समझता हूँ कि वो एशिया कप से पहले ये जो ट्राई सीरीज़ है अफगानिस्तान के साथ, काफ़ी पाकिस्तान के टफ मैचेस होंगे और देखने वाले मैचेस होंगे। बिल्कुल, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का भी पता चल जाएगा इस स्क्वाड का कि किस तरह से वहाँ के पिचेस पर परफॉर्म करते हैं। डिस्कशन को जारी रखते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान नहीं हुआ। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो जब उनकी आयरलैंड के साथ सीरीज़ थी तो उस वक्त उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ, लेकिन अब तक जो अगर हम अपनी मेन की बात करें तो उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है अब, क्योंकि T20 में बाबर और रिजवान को शामिल नहीं किया गया है, ए कैटेगरी में बरकरार रहना उनके लिए कितना मुश्किल है, क्या चांसेस हैं? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में तो बाबर को तो एटलीस्ट एक कैटेगरी में इनको रखना ही पड़ेगा। लेकिन जो पिछले दिनों खबरें चल रही थी वो इस तरह की थी कि जी जो तीनों तर्ज की क्रिकेट खेल रहा होगा उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। वैसे जो पीसीबी ने इस साल बजट में जो रिटेनरशिप बजट है वो काफी हैवी इंक्रीज किया है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 25 के बजाय 30 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा इन दोनों को, इतनी जल्दी इनको आप बिल्कुल हटा नहीं सकते। ठीक है, अगर एक सीरीज के लिए टीम में नहीं है या कुछ है तो, लेकिन बाबर का खासतौर पर मैं जिक्र करूंगा। इस वक्त हमारे क्रिकेट की सबसे बड़ी ब्रांड है और बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस में फर्क आया है, तो मुझे नहीं लगता कि पीसीबी ऐसा एडवेंचर करेगा कि बाबर को या रिजवान को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देगा। ए कैटेगरी वाली बात जो है वो एक थोड़ा एक सवालिया निशान है, लेकिन फिर भी जो पास्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पे लगता तो है कि शायद रखा जाएगा, इवन एटलीस्ट बाबर के हवाले से तो यही लगता है। लेकिन ये बहुत डिले हो चुका है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और 3 साल का आपको याद होगा एक इत्तेफाक हुआ था जब ये बाबर रिजवान इन लोगों ने बोर्ड से लड़के एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिसमें बड़ी हैवी इंक्रीज हो गई थी, मैच फीस भी सबकी एक जैसी हो गई थी। फिर हिस्ट्री में पहली बार आईसीसी से जो पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं उसमें से 3% शेयर इन प्लेयर्स को देने का फैसला हुआ था, जो अब ये तीसरा साल जो है इसमें आखिरी बार मिलेंगे। जो पिछले साल के जो थे तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो आपस में तय हुआ था एक अंडरस्टैंडिंग वो ये थी कि एयर 2 और एयर 3 में मैच फीस और ये जो आईसीसी का शेयर है ये बरकरार रहेगा। लेकिन अब देखें क्या पता पीसीबी ने जो बजट बढ़ाया है उससे इशारे तो मेरे शायद कहीं इजाफा हो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वैसा है। फिर टीम की परफॉर्मेंस भी ऐसी है और अब काफी ज्यादा हो सकता है कुछ फर्क पड़े, कुछ चेंज आए। क्या दिमाग में चल रहा है सेलेक्टर्स के पीसीबी के ये कुछ देर में पता चलेगा। लेकिन मिर्जा एक अच्छी बात आपको पता है, पाकिस्तान शाहीन्स ने आज मैच जीता जी। ये तो जबरदस्त आज पाकिस्तान शाहीन्स का पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से ही, लेकिन अच्छी बात है शायकीन क्रिकेट के लिए। उन्होंने एक अच्छा मैच भी देखा और फिर उन्हें खुशखबरी भी मिली जीत की सूरत में। जाहिद साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, फिर उसके अलावा अभी से इन 2 प्लेयर्स को लेकर जो खदशात पैदा हो रहे हैं, अगर कैटेगरी चेंज होती है या कैटेगरी में बरकरार नहीं रखा जाता तो आपको लगता है इससे यकीनन जहनी दबाव का भी शिकार हो सकते हैं प्लेयर, मोराल पे भी फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, अशरफ साहब के दौर में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और जैसा कि सलीम खालिक साहब ने भी जिक्र किया कि अब आखिरी टर्म है उसकी। जो ज़हनी दबाव की आप बात कर रही हैं वो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्रिकेटर्स को, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके पैसे जमा होते हैं फिर एकदम मिल जाते हैं, लॉटरी निकल आती है उनकी। बाकायदा जो है तो समझ लें कि उन्होंने
कैटेगरी चेंज करने से कमेटी डाली हुई जी। है। और जहाँ तक रिजवान और बाबर का ताल्लुक है, बोर्ड क्या फैसला करता है इसमें कहना तो कबल वक्त होगा, लेकिन मैं अपनी राय दे सकता हूँ कि जितने बड़े प्लेयर हैं दोनों, जितनी फतूआत में उनका जिक्र किया है, दोनों माजी के साबिक कप्तान हैं। ये ठीक है, वो T20 में नहीं है। बोर्ड ने एक पॉलिसी बनाई थी, बाकायदा अनाउंस भी किया था, ए कैटेगरी में या बी कैटेगरी में, बड़ी कैटेगरीज में वही रहेंगे जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं इस वक्त, क्योंकि T20 के बाहर हैं। कल के आकिब जावेद की एक बात भी दोहराना चाहूँगा, जब उनसे सवाल किया गया कि आप समझते हैं कि इनकी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म हो गई है, तो उन्होंने कहा मैं भी आऊँ, आप भी आएँ, पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। अगर अपने आप को थोड़ा सा वो इम्प्रूव कर देते हैं या टीम को ज़रूरत कहीं भी पड़ती है मिड में, तो दोबारा टीम में आ सकते हैं। तो जितने बड़ी दौरों की सर्विसेज हैं, जितनी बड़ी खदमात हैं, फिर हम बार बार अक्सर जिक्र करते हैं बाबर आजम का, टीम में इस वक्त वाहिद प्लेयर वही है जिसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, क्राउड पुलर है, स्टेडियम में नारे लगते हैं तो वो बाबर आजम के लगते हैं। तो इनका फ़िलहाल हो सकता है क्रिकेट बोर्ड जो है एक दफ़ा और चांस दे उनको, और एक कैटेगरी में कोई इनके तीनों के साथ, दोनों के साथ मखल शाहीन शामिल हैं, तो इनको इसमें बरकरार रखा जाए। लेकिन नए खिलाड़ी हसन नवाज जैसे जितने भी आए हैं, इस दफ़ा चांस है कि उनको भी C या D कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। सही। यूसुफ, आप इस हवाले से कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो कन्फर्म है कि तनज़ली शायद मुझे होती नज़र नहीं आ रही दोनों की, लेकिन एक बंदे की जो तरक्की वो तो कन्फर्म है, वो सलमान आगा। उनको मेरे ख्याल में इस बार गालबन जो B कैटेगरी उसमें शाहीन वगैरह के साथ, नसीम के साथ ले लिया जाएगा, और हसन नवाज की इसमें यकीनी तौर पर D कैटेगरी में उसको जगह मिलेगी। इसके साथ साथ चंद मजीद जो यंगस्टर जो इस वक्त पाकिस्तान शाहीन टीम का हिस्सा हैं, उनको इस बार शामिल किया जा रहा है, जबकि 3 या 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिसमें आमिर जमाल हैं, हसीबुल्ला हैं, उस्मान खान हैं, हुरैरा हैं। ये D कैटेगरी में थे पहले, उनमें से उस कैटेगरी को अब ख़त्म किया जा रहा है। हो सकता है कि मर्चेंट कैटेगरी को दोबारा से ये फाइनल करें, ताकि जो यंगस्टर हैं जो इस वक्त अब समझते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर में हिस्सा हो सकते हैं, उनको भी शामिल किया जाए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकी फ़ीसों में इजाफा वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान भी मेरे ख्याल में 2 या 4 दिन में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यूसुफ, इसके साथ साथ अगर हम एशिया हॉकी कप की बात करें तो उसके हवाले से अब जो सूरत हाल जहां पर पहुंची है, फिर बांग्लादेश जो है वो भी तैयारियों का ऐलान कर रही है। उससे भी पहले जो एक अहम मुलाकात हुई है अमाद भट्ट की मोहसिन नकवी के साथ, उस मुलाकात का ज़रा हवाल बताइए। कुछ उन्होंने खिलाड़ियों के आंसू पोंछने की कोशिश की है, कुछ ऐलानात या कुछ इक़दामात होते नज़र आएंगे? देखें, एक अरसा से जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, जो हॉकी के माहिरीन हैं, उनकी नज़रें थी मोहसिन नकवी साहब से कि उनके साथ कभी किसी की मुलाकात हो सकता है वो कुछ हॉकी के लिए ऐसा कर जाएं जिससे पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर किया जा सके। शकील भट्ट की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने पहले तो ये खुशखबरी सुनाई कि जो खिलाड़ी हैं उनको हर खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए वो इनाम दिया जाएगा PCB की जानिब से। मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है कि बड़ेपन के तौर पर उन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ क्रिकेट के हवाले से नहीं बल्कि जो कौमी खेल उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब यहाँ पर हॉलैंड और जर्मनी की टीम में आई थी तो उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल वही दिया था जो कौमी क्रिकेटर्स को दिया जाता है या बैरून मुल्क से आने वाले क्रिकेटर्स को मिलता है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो हॉकी से कितना प्यार करते हैं। और ये कल की जो मुलाकात थी अमाद शकील भट्ट की, यकीनी तौर पर इससे फ्रूटफुल साबित होगी। और ख़ास तौर पर जो गिला रहता है खिलाड़ियों को, जो उनको डेली अलाउंस नहीं मिलते और उनके जो वीज़ा के हवाले से मुश्किलात आती हैं, उनको पेश आती हैं, वो भी हल होंगे। और उसके साथ साथ जो फिटनेस के हवाले से बात होती है कि हमारे यहाँ जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इतना ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो अच्छे डॉक्टर से वो इलाज नहीं करवा पाते जो हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं। मोहसिन नकवी साहब ने इस मुलाकात में कप्तान को ये भी यकीन दहानी करवाई है कि जो PCB का मेडिकल पैनल होगा वही अब आपका खिलाड़ियों का इलाज भी कर सके आपके खिलाड़ियों को। उसके साथ जो वहाँ पर रिहायशी सहूलियात हैं, जिसमें जिम है, वहाँ पर ट्रेनिंग के हवाले से वो भी यकीन तौर पर उनके लिए एक अच्छा मौका होगा कि इस बात की उनको ज़मानत दी गई अगर आपको जब ज़रूरत हो ये जो अकेडमी ये आपके दरवाजे आपके लिए भी खुलें। अगर एशिया कप की बात की जाए तो यकीन तौर पर एशिया कप में पाकिस्तान की टीम अब तो बिल्कुल नहीं जा रही। और इस हवाले से मेरे ख्याल में आज जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, ये एशियन हॉकी फेडरेशन है और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उनको बाकायदा तौर पर आगाह भी कर दिया कि पाकिस्तान की टीम इसमें हिस्सा नहीं लेगी। इसलिए बाकायदा तौर पर मदऊ किया गया है बांग्लादेश की टीम को। बांग्लादेश की टीम का जो तरबियती कैंप है वो कल से ढाका में शुरू हो रहा है। वक्त कम है लेकिन उनके पास तैयारी का थोड़ा सा मौका मिला है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जगह वो लेने के लिए तैयार हैं। और ये जो इवेंट होगा ये राजगीर में 29 अगस्त से शुरू होना और ये वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड भी है। अब चूँकि वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तान मिस करेगा तो क्या पाकिस्तान दोबारा वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड या उसको कोई मौका मिलेगा, इस बारे में अभी कुछ फैसला नहीं हुआ। हो सकता
सकता है कि आने वाले चंद दिनों में कोई ऐसी विंडो निकाल ली जाए, कोई ऐसी ऑप्शन निकाली है जिसमें पाकिस्तान को भी, क्योंकि हम सिक्योरिटी वजूहत की बिना पर जा रहे हैं, वैसे तो हमने इनकार नहीं किया, हमारे खिलाड़ी वहाँ पर महफूज नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी टीम वहाँ पर नहीं जा रही। तो मेरे ख्याल में जो एशियन हॉकी फेडरेशन है और FIH है, वो इस बात को यकीनी तौर पर पाकिस्तान को कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देगी कि इनको भी दोबारा किसी न किसी इवेंट में इनको शामिल करके वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए इनको भी मौका मिलना चाहिए। यूसुफ, इसके साथ साथ प्रो लीग में जो शिरकत है उस पर जो बादल थे आपको छटते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए हिफ्ज़ा, बादल बिल्कुल छट चुके हैं। पाकिस्तान की जो टीम है प्रो लीग में ज़रूर हिस्सा लेगी। इस हवाले से आज बड़ी है मीटिंग भी हो रही जा रही है जिसमें ये कंफर्म है कि पाकिस्तान की टीम प्रो लीग में जाएगी। बजट कितना होगा वो उसके लिए इस पर बातचीत हो रही है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 35 करोड़ इसके लिए अखराजात मांगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान गवर्नमेंट इस बारे में ज़रूर आज कंसिडर करेगी। बिल्कुल सलीम साहब, अब जिस तरह से हॉकी में भी हम देख रहे हैं चीज़ें अपडेट हो रही हैं और एक अच्छी जो है वो जानिब जा रही हैं, मुस्बत हमें चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, आपको क्या लगता है हॉकी के लिए आइंदा आने वाले दिनों में हमें कितनी अच्छी जो इक़दामात होते हुए नजर आएंगे? देखिए, हॉकी में सबसे पहले तो पैसा डालना पड़ेगा। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, मैं जल्दी बता दूं, पाकिस्तानी क्रिकेटर को एक टेस्ट मैच खेलने के 12,97,795, एक वनडे की फीस है 6,44,000, एक T20 की फीस है 4,18,000। एक कैटेगरी प्लेयर जो है वो हर महीने के 65 लाख रुपए लेता है और B कैटेगरी वाला 45 लाख, C कैटेगरी वाला 20 लाख, इवन D कैटेगरी वाला जो है उसको भी 12-13 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो आप ये देखेंगे बेचारे हॉकी वाले तो चंद हजार रुपए के लिए घूम रहे होते हैं कि हमारा डेली अलाउंस दो। तो क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह कितना कमा रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हॉकी में पैसा है। पैसा उस वक्त आएगा जब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। टीम की परफॉर्मेंस अभी रिसेंटली नजर आया थोड़ा बहुत, तो वो बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब टीम अच्छा खेलने लगेगी तो हॉकी में पैसा आएगा, देखिएगा इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन पीसीबी ने अच्छा काम किया, खास तौर पर जो 10-10 लाख रुपए। बिल्कुल, अगर अच्छा काम और अच्छे से मेहनत की जाएगी तो यकीनन नताइज जो है वो भी मुस्बत नजर आएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।